गियर ड्राइव कि डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी रेशियो कि नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर क्या रखें। अच्छा, अब जो वेलोसिटी डायरेक्शन मान लीजिए आपको 10 टाइम करना है, मतलब जैसे आपकी 1400 आरपीएम से कुछ 140 में लाना है आपको, तो कितना हुआ, 10 टाइम रिड्यूस हुआ ना, 10 टाइम स्पीड रिड्यूस हुई। अब 10 टाइम वेलोसिटी रेशियो, इसका मतलब है अगर आप पिनियन में 18 टीथ रखते हैं तो उससे जो रिलेटेड गियर होगा उसमें 180 टीथ रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। 10 टाइम तो मीन्स नंबर ऑफ टीथ बढ़ जाएंगे गियर में। 18 मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रखते हैं टू अवॉइड इंटरफेरेंस, तो पिनियन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी रेशियो यू विल गेट द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। ओके, तो 180 रखने पड़ेंगे। तो एक 18 गियर, 18 टीथ हुए गियर के, तो साइज बहुत छोटा हो गया, और एक बहुत बड़ा 180 टीथ बहुत बड़ा गियर होगा। तो एक साथ रिडक्शन नहीं, अगर मान ली 100 की बजाय आपको 200 टाइम या 300 टाइम स्पीड रिड्यूस करनी है, तो उसी लिहाज से एक स्टेज में आप वेलोसिटी रेशियो 10, 20, 30 टाइम रिड्यूस नहीं कर सकते। आपको डबल स्टेज में या ट्रिपल स्टेज में लगाएंगे, यानी गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा। यानी पहले एक पिनियन ने एक गियर को ड्राइव किया, मान लीजिए आपने पहले स्टेप में पाई रिडक्शन कर लिया, उसी गियर वाली शेड पर एक्ट करके एक पिनियन दूसरा लगाया, और उस पिनियन से जो आरपीएम गियर के वो पिनियन के मिलेंगे, उस पिनियन से फिर सेकेंडरी शेड पर आपने पावर ट्रांसमिट की और वहाँ रिड्यूस कर लिया। मान ली 5 आपने यहाँ कर लिए, 5 और 5 10 आपका स्पीड रिडक्शन हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्टेजेस, सिंगल स्टेज गियर और डबल स्टेज गियर और ट्रिपल स्टेज गियर, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी वेक्टर का हाउ मच वेलोसिटी यू वांट टू रिड्यूस। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हेलो, हाँ, तो कितना आपको वेलोसिटी रिडक्शन चाहिए, वेलोसिटी रेशियो कितना चाहिए ओवरऑल, इनपुट और लास्ट आउटपुट में कितना वेलोसिटी रेशियो चाहिए, उसके लिए हम बीच में सिंगल स्टेज गियर या डबल स्टेज गियर या ट्रिपल स्टेज गियर इस्तेमाल कर सकते। उनकी कुछ गाइडलाइन है। तो यानी प्रायर टू डिजाइन द गियर, गियर का मॉड्यूल डिजाइन करने से पहले अगर आपको नंबर ऑफ टीथ पता लग जाए तो वो बेहतर है। तो पहला स्टेप, यानी फर्स्ट से भी पहला स्टेप, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ ऑन रेस्पेक्टिव स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये कुछ स्केचेस हैं। द गियर ड्राइव्स आर मेनली यूज्ड टू रिड्यूस which may be made single, double or single stages. Figure 18.2 depicts a stage power placed between the electric motor and a driven machine. ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसने ड्राइव की यहाँ एक इनपुट शैफ्ट को, इस पर आपने छोटा गियर पिनियन लगाया, इससे आपने एक बड़ा गियर अटैच किया जो आउटपुट शैफ्ट पर अटैच है, और इस पर आपकी मशीन ड्रिवन है। ओके, तो यहाँ कितना नहीं, एक स्टेज में, एक स्टेप में ही आप वेलोसिटी रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये सिंगल स्टेज, ये इनपुट शैफ्ट है और ये आउटपुट शैफ्ट है। आउटपुट शैफ्ट पर लार्ज गियर है, इनपुट शैफ्ट पर स्मॉलर गियर है। तो दिस इज सिंगल स्टेज रिडक्शन। ओके, तो सिंगल स्टेज की लिमिटेशन है 8 to 10 अगर वेलोसिटी रेशियो है, इस तक आप सिंगल स्टेज में रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी रिडक्शन बहुत ज़्यादा है कि तब हम 2 स्टेज और 3 स्टेज रिड्यूस करेंगे। अगर वेलोसिटी रेशियो बिटवीन 10 to 60 है, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, 50 है, तब हम सिंगल और डबल स्टेज और ट्रिपल स्टेज यूज करेंगे। These gear reducer in layout are shown in figure. अभी आगे फिगर देखिए, जैसे ये है 2 स्टेज रिडक्शन यूनिट। यहाँ से इनपुट शैफ्ट है, इनपुट और आउटपुट शैफ्ट पर हमेशा एक ही गियर होगा, ये याद रखें। इनपुट शैफ्ट पर आपने स्मॉलर गियर लगाया,
इसने ड्राइव एक बड़े गियर को किया और ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है, इस पर इसी के साथ ही शाफ्ट पर दूसरा एक स्मॉलर गियर लगाया, तो जो आरपीएम इस बड़े गियर के होंगे वो स्मॉलर गियर होंगे, मतलब यहाँ रिड्यूस हो गए स्पीड। इस बार ये रिड्यूस स्पीड फिर ये बड़े गियर को ड्राइव करते हैं, यहाँ पे फिर आपने रिड्यूस कर दी स्पीड, ये देन आउटपुट इट विल गो टू द आउटपुट शाफ्ट। ओके, तो सिंगल स्टेज ये हुआ और डबल स्टेज ये हुआ, तो दिस इज टू स्टेज रिडक्शन। ओके, कुछ अब इसके अरेंजमेंट है डिफरेंट, जैसे ये रहा, यहाँ से सिंगल स्टेज हुआ, एक स्टेज में रिड्यूस हुई, उसके बाद ये स्मॉलर गियर फिर बड़े को ड्राइव किया, फिर वापस ले गए, फिर स्मॉल लगाया, फिर यहाँ रिड्यूस किया। कितनी स्टेज में हो गए, कितनी शैफ्ट है, एक इनपुट शैफ्ट, एक आउटपुट शैफ्ट, ये इंटरमीडिएट शैफ्ट, ये इंटरमीडिएट शैफ्ट, तो कितने स्टेज में स्पीड रिड्यूस दिखाई दे रही है आपको इसमें, बताओ। हेलो, 3 स्टेज है, 3 स्टेज में, 3 स्टेज है भाई। एक स्टेज में यहाँ रिड्यूस हो गई, इसके बाद इसी इंटरमीडिएट से दूसरा स्मॉलर गियर, इससे फिर बड़े गियर ड्राइव, एक यहाँ रिड्यूस हो गई, फिर ये दूसरी इंटरमीडिएट शाफ्ट है, इस पर फिर स्मॉलर गियर और फिर यहाँ लार्जर गियर, ठीक है, यहाँ तीसरे स्टेज में रिड्यूस हो गई और ये फाइनली आउटपुट शाफ्ट को ड्राइव हो गई। ओके, तो दिस इज 3 स्टेज रिड्यूसर। दीज आर सम लेआउट, किस लिहाज से अरेंजमेंट करेंगे गियर्स का। अब कुछ और है, 3 स्टेज गियर रिड्यूसर आर प्लेस एसिमेट्रिकली। अब यहाँ देखिएगा, 2 स्टेज रिड्यूसर विद पावर बाइफर्केशन। पावर बाइफर मतलब ये आपकी इनपुट शाफ्ट है, इसने एक बड़े गियर को ड्राइव किया और इस इंटरमीडिएट शाफ्ट एक आपने स्मॉलर गियर लगाया, एक स्मॉलर गियर लगाया, तो आधी पावर इधर गई और आधी पावर इधर गई, और फिर इस पिनियन ने इसको ड्राइव किया, इस पिनियन ने इसको ड्राइव, दोनों के जो नंबर ऑफ टीथ और सेम रहेंगे, ठीक है। बस ये है कि पावर एक तरफ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होगी, फ्लो होगा, तो आधी इधर से पावर चलेगी, आधी इधर चलेगी, जो आरपीएम इधर है वही आरपीएम यहाँ मिलेगा, सेम आरपीएम, तो आउटपुट मिल जाएगा। ये बाइफर्केशन, ठीक है। इससे जो है मॉड्यूल का साइज कम हो जाएगा, जो गियर सेट यूज करें, मॉड्यूल जो या मतलब अगर से ऐसे यूज कर रहे थे, एक ही सेट यूज करते हो सकता है 5 mm मॉड्यूल करना, अब आधी पावर इधर चले, आधी इधर चली, हो सकता है 2 या 2.5 mm के मॉड्यूल से बात बन जाए, तो गियर कॉम्पैक्ट हो जाए। दिस इज बाइफर्केटेड अरेंजमेंट। एक ये है कि इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट एक ही लाइन में हो, कोएक्सियल हो, तो इनपुट शाफ्ट से यहाँ ये आपने इंटरमीडिएट शाफ्ट पर ये गियर लाया, यहाँ फिर एक और इसको वापस यहाँ घुमा दिया, तो यहाँ एक बीच में सपोर्ट लगा के एक इस शाफ्ट का बियरिंग आ जाएगा और एक इस शाफ्ट का बियरिंग आ जाएगा, 2 बियरिंग यहाँ आएंगे, इसलिए सर्किल बनाया हुआ। आउटपुट फाइनली दिस, आउटपुट इनपुट शाफ्ट एक ही लाइन में, 2 स्टेज रिडक्टर विद कोएक्सियल इनपुट एंड आउटपुट। दीज आर सम लेआउट्स, डिफरेंट लेआउट्स ऑफ 2 स्टेजेस। फिर और भी है कि 90 डिग्री आपको इधर से इनपुट है, आउटपुट आपको 90 डिग्री पे निकालना है, तो यहाँ आपका पिनियन चला है, ये बेवल गियर आपने अरेंजमेंट लगा लिया, तो यहाँ ये स्पीड यहाँ रिड्यूस होगी क्योंकि स्मॉलर गियर है, लार्जर गियर है, और का तो वही कंसेप्ट रहेगा, तो यहाँ सिंगल स्टेज गियर रिड्यूसर विद 90 डिग्री, सिंगल स्टेज बेवल गियर ड्राइव, आउटपुट शाफ्ट एट 90 डिग्री। देखिए रहा अरेंजमेंट है, कंबाइंड बेवल एंड इस पर गियर ड्राइव, या बेवल गियर लगाया, बेवल गियर, तो इसी शाफ्ट पर आपने हेलिकल गियर लगा दिए, ये आउटपुट हो गया। ये इस पर गियर लगा गया, ये वार्म एंड वार्म व्हील है, इनपुट शाफ्ट पर आपने वार्म लगाया और आउटपुट शाफ्ट पर वार्म व्हील लगाया, बहुत सी स्टेप में आपका ये हैवी रिडक्शन हो जाता है। सेट प्रॉब्लम,
Okay, these are some layout. You can see yourself. वॉर्म एंड गियर ड्राइव है, ये दूसरा डबल वॉर्म एंड व्हील रिड्यूसर है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। स्केचेस हम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये स्केच पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेज गियर, 1 स्टेज गियर, 3 स्टेज गियर का स्केच लेआउट बनाइए। अब कहाँ सिंगल स्टेज यूज करें, किस वेलोसिटी तक सिंगल स्टेज यूज कर सकते हैं, किस वेलोसिटी तक डबल स्टेज यूज कर सकते हैं, या 2 स्टेज यूज कर सकते हैं, किस वेलोसिटी रख सकते हैं, 3 स्टेज। तो ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी रेशियो है, मींस आरपीएम ऑफ पिनियन डिवाइड बाय आरपीएम ऑफ, या इनपुट आरपीएम डिवाइड बाय आउटपुट आरपीएम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी निकल आता है। तो देखिए 8 से लेकर 10 तक आप अन्य को 25 तक, लेकिन 8 से लेकर 10 तक 1 स्टेज गियर ड्राइव यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 2 स्टेज का जो है रिडक्शन 10 से लेके कहाँ तक, 10 से लेके यहाँ तक 50 तक है, तो 2 स्टेज गियर ड्राइव लेते हैं। अब 40 से आगे अगर रिड्यूस करना तो 3 स्टेज या 4 स्टेज गियर ड्राइव यूज करना। ये जस्ट एक आइडिया है। पेरिफेरल वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ये सर्कुलेशन है, इनकी जरूरत नहीं है। एग्मा प्रोपोज टू चेक द सरफेस स्ट्रेस आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द, ये डायमेंशन कर चुके हैं, डायमेंशन निकाल चुके हैं आप। यहां से इंपॉर्टेंट पैरा है, ये पैरा इंपॉर्टेंट है। Out of these inputs, I means input velocity is directed by related with the number of T's of pinion and gear. The number of T's cannot be any number but whole number, and the number of T's फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। Okay, and has to satisfy the condition of minimum number of T's to avoid interference. For this reason, standards have been established which define total number of T's. That is ZP plus Z. Z here we are taking the number of T's. T is suffix for pinion. Number of teeth on pinion is represented by ZP. ZW, number of teeth on wheel or gear attached to pinion, ठीक है ना। अभी जब 2 गियर की बात करें, पिनियन और एक छोटा जो गियर होगा पिनियन कहलाएगा, और जो बड़ा गियर होगा वो व्हील या गियर कहलाएगा। तो ZP नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ZW नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। ओके, तो सम ऑफ दीज नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड व्हील शुड बी एंड वेलोसिटी रेशियो। तो ये स्टैंडर्ड के लिहाज से हम ये समीशन कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए, which define total number of teeth, i.e. ZP plus ZW, and velocity ratio. Though the designer will be given a desired velocity ratio, he may also be given the flexibility to vary the velocity ratio slightly to use standard's total number of teeth. This slight variation becomes essential because otherwise the number of T's will be a fraction which is impossible. For example, a designer consider the gear reducer for velocity ratio 2, in which case ZW and ZP, number of teeth on gear or wheel divided by number of teeth on pinion, should equal to 2. तभी तो वेलोसिटी रेशियो 2 मिलेगा। For this ratio, there can be any number of T's on wheel and pinion. Those ratio will be 2. तो ZW अगर मैं 60 ले लूँ, ZP में 30 ले लूँ, तो ZW इक्वल टू
80 भी लिख सकता हूँ, ZP आपका 20 भी ले सकता हूँ। ठीक है, बहुत से तरीके हैं and so on. However, it is always advisable to have number of teeth as small as possible. जितने कम से कम नंबर होंगे उतना ही मैन्युफैक्चरिंग में टाइम कम लगेगा। Number of teeth as small as possible to reduce the cost of manufacturing. In a single stage reducer, this will not pose any problem because if ZP equal to 30 is greater than the minimum number of teeth, 18 होते उससे ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। The combination ZP30 ZW60 will keep total number of teeth low and cost of manufacturing will stay up. अब देखिएगा, if the standard ZW and ZP equal to 99 अगर हम लें, ZP और ZW का समीकरण 99 लें and a velocity ratio 2 ही मेंटेन करें, velocity I equal to 2 is desired, then ZP 33 ले ली, ZW 66 होंगे। देखो दोनों का समीकरण 99 भी हो जाएगा। For a single stage gear reducer, arbitrary chosen ZP equal to 30, ZW 60 is still present the better solution. On the other hand, if the gear reducer is to be have more than one stage, say I equal to 40 लेना है, तब then designer will be faced with the problem of dividing the velocity ratio between the stages and it will be present difficult. Such situation will be considered in the example below, but the standard tables for ZW and ZP and velocity ratio will be given. मतलब एक स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि ZP और ZW का समीकरण इनमें से कोई हो। हम कोशिश करते रो फर्स्ट हो, यानी या तो ZP और ZW का समीकरण 99 हो या 198 हो या 297 हो 396 एंड सो ऑन। दूसरी जो रो है सेकंड, उसमें 99 बजे 100 150 200 300 ये रहे, लेकिन प्रीफर हम इसको करते हैं फर्स्ट को। इसका मकसद है वो बताएंगे क्यों है, क्यों 99 लेते हैं। रो 1 इज प्रीफर। आगे वेलोसिटी रेशियो फॉर 2 स्टेज रिडक्शन। अब यहाँ देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप न्यूमेरिकल में करेंगे। तो स्टेज में कैसे हम दो स्टेज में किसी पर्टिकुलर एक स्टेज में आपने एक वेलोसिटी रिड्यूस कर दी, सपोज वो I1 कहलाया वेलोसिटी, दूसरी स्टेज में दूसरी और रिड्यूस की, वो सपोज I2 कहलाया, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू I ओवरऑल। तो वेलोसिटी रेशियो फॉर 2 स्टेज रिडक्शन, I1 इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट स्टेज, I2 is the velocity ratio of second stage and I equal velocity ratio of reduction overall velocity reduction. अब ये पहला कॉलम I1 का, दूसरा I2 का, ये I मीन्स ये दिस मल्टीप्लिकेशन है I1 प्लस I2, I1 मल्टीप्लाई बाय I2। क्या मकसद है, कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए I1 आप में इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द I आपको क्या लेना है, 8.299 लेना है, 9.423 लेना है, 10.35 लेना है, 11.41 लेना है, 2.6 लेना है। ये I1 1.829 ले सकते हैं, 2.098 ये कुछ वजह है कि इनको लेने की। इस तरीके से I1 I2 लेने में जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। इस पे जो नंबर ऑफ पीस मिलेंगे वो होल मिलेंगे। जब एग्जाम्पल लेंगे I2 सेकेंड स्टेज में आप 4.5 लीजिए, तो I2 कांस्टेंट है और I1 मान लीजिए आपको 10 लेना है। अब इस I जो ओवरऑल I है वो आपके पास 10 का कोई है ही नहीं सेट, देख रहे हैं ना, यानी 8.29 है, 9.423 है, 10.35 है, 11 पॉइंट समथिंग है और 10 लेना है, तो 10 की नियर वैल्यू ये है 10.35 ओवरऑल रिडक्शन। तो हम इसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कभी भी एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो नहीं मिलेगा।
लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन लेके अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाती है तो वो गो फॉर दैट। ये है I2 में ये 4.5 कॉन्स्टेंट इतना रिड्यूस करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये I2 इसके सामने क्या लाने 2.3, I1 शुड बी 2.3, यानी इस 10.35 के सामने 2.3 है तो I1 2.3 I2 4 दोनों को मल्टीप्लाई करें 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करना जरा मल्टीप्लाई करके देखो। हेलो मल्टीप्लाई करके है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है कितना आता है बेटा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 10.35 ये जो ये आ गया मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है। अब जैसे आपने 1.829 लिया यानी पहली स्टेज में इतना रिड्यूस किया तो दूसरी स्टेज में इतना ही करना पड़ेगा 4.5 तो दिस 1.829 मल्टीप्लाई बाय 4.5 यू विल गेट 8.229 चेक इट चेक किस लिहाज से कॉलम से वैल्यू सिलेक्ट करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। पहली रो सिलेक्ट करें आप यानी I1 ये है I2 ये है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस शुड बी दिस इसके बराबर होना चाहिए चेक करो 8.23 से ठीक है ना 229 तो इस लिहाज से टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शंस हैं 1.85 तो यहाँ तो रो फर्स्ट आपने सेलेक्ट किए टेबल 8.1 की 8 रो फर्स्ट जिसमें 99 198 297 वगैरह वगैरह है तो ये वेलोसिटी रिडक्शन लेंगे। अगर आपका रो सेकंड इस्तेमाल कर दे 100 150 ये वाला तब ये वाली टेबल ZP फ्रॉम रो सेकंड टेबल 2.1 तब ये वेलोसिटी रिडक्शन बेहतर होंगे। ओके उसके बाद में वेलोसिटी रिडक्शन और ज्यादा हो सकता है भाई यहाँ तो मिनिमम कितना 8.229 है और मैं इसमें मैक्सिमम 17 पॉइंट तक गया है इधर 18 पॉइंट तक गया है यहाँ 20.20 से लेके 34 तक गया है इधर 35 तक गया है और बढ़ेंगे 60 तक गया है या 62 तक गया है। ये 2 स्टेज तक काम चल जाता है। ओके लेकिन 2 स्टेज में फर्स्ट स्टेज में I1 कितना ले और सेकेंड स्टेज में I2 कितना ले ताकि प्रोडक्शन ये आए। तो हम पहले देखते हैं ओवरऑल रिडक्शन क्या है आपका ओवरऑल आई क्या चाहिए उसकी नियर बाई वैल्यू देखते हैं कौन सी सही है। नियर बाई वैल्यू मान लीजिए आपका 24 पॉइंट समथिंग है आपका रिडक्शन तो 24 के करीब क्या है 23.344 या 26 इन दोनों में से आती ये इनमें से कोई सा एक सेलेक्ट करेंगे। ओके तो हमेशा एग्जैक्ट वेलोसिटी रिडक्शन नहीं मिलता थोड़ा बहुत वेरिएशन लेना पड़ता। हेलो हेलो यस सर 5 मिनट रेस्ट मारिए फिर न्यूमेरिकल करते हैं इन टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। विल स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट। ओके हेलो ठीक है सर ओके सर
हेलो 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 जी सर, जी सर, जी सर। Yes, sir. आई एम जॉइनिंग आई एम जॉइनिंग अगेन शेयरिंग। ये शेयर हो रहा है, देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर। तो अब इन टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम 1 स्टेज और 2 स्टेज गियर ड्राइव कर डिजाइन करेंगे, नंबर ऑफ पीस निकालेंगे। इसके लिए न्यूमेरिकल है ये वेलोसिटी रेशियो फॉर 3 स्टेज गियरिंग यूजिंग ZWZP from table 18.1, velocity of first stage I1, velocity of intermediate I2, velocity of third stage I3, and overall reduction I1, I2, I3, I overall I। तो ओवरऑल आई क्या है उसके लिहाज से हम देखते हैं कि हम हमारी नियर बाई वैल्यू क्या है, तो उसके लिहाज से सेलेक्ट कर लें। ये फर्स्ट रो का है और ये सेकंड। ओके, कोशिश करें कि समीशन ऑफ ZP ZW एज लेस एज पॉसिबल। ये 1 स्टेज गियर रिड्यूसर के लिए है। उसमें कितने नंबर ऑफ कीज रखे हैं, 76, 70, 62, ऐसा ZP ZW। चलिए, for the total number of teeth other than 198 and 200, the number of teeth from table must be respectively multiplied by ZW ZP, 198 और 200। ओके, अब ये देखिए, सेलेक्ट ए क्वेश्चन नंबर है ये एग्जाम्पल 18.1। सिर्फ वेलोसिटी रिडक्शन 2 रखना, उसके लिए नंबर ऑफ टीथ गियर और पिन में निकालने। तो यहाँ तो आर्बिट्रेरी चूज है, तो वेलोसिटी रेशियो 2 इज नॉट स्टैंडर्ड नहीं है। देखेंगे ना, अगर टेबल में देखेंगे तो 2 के सर इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 गिवन रहेगा हमेशा? नहीं, आपको सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी रिडक्शन। ओके, कि 1 सिंगल स्टेज की रिड्यूसर काफी है या डबल स्टेज चाहिए, ट्रिपल स्टेज चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपका आई आपका 2 है तो ये 2 स्टेज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आई जो है ओवरऑल आई 2 है ही नहीं इसमें, देख रहे ना। तो सिंगल स्टेज का देखो, ये तो 2 स्टेज का हो गया ना। अब इसमें नंबर ऑफ जो टी से 99 है, 198 है, फर्स्ट रो में जाएंगे, और सेकंड रो में तो 100, 150, 200 है। ओके, और एक टेबल सिंगल स्टेज की भी तो है, ये ट्रिपल स्टेज 3 स्टेज गियर रिड्यूसर का है, और इसके बाद में ये टेबल सिंगल स्टेज की है। ZP नंबर ऑफ टीथ आई ZP अपॉन ZW होगा ना। अगर आपका ZW पर ZD का समीकरण 198 है तो 76 रख लीजिए नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, और व्हील पर रखिए 120, दोनों का समीकरण 198 हो जाएगा। और आई जो होगा 1.605 या आई जो होगा 1.829। आपकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में 2 है, तो नियर बाई वैल्यू दिस इज करेक्ट। दिस इज, अगर टेबल की मदद से लेते 2 के बजाय 2.094 है। इसमें Z पिनियन पर आज 64 लीजिए और व्हील पर 134 लीजिए, दोनों का समीकरण 198 हो जाएगा। यह दूसरा ऑप्शन देखिएगा, अगर आप ZP और ZW का, नहीं ये तो रो 1 का हुआ है, अगर ZP और ZW 200 है तो उसमें 2 के करीब कौन सी वैल्यू है, आई जो 2 कहाँ है, 2.125 है, या 1.875 या 1.65 या 2, तो ये है। इससे 64 और 166 लेंगे। खैर, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करें। If row first of table 18.1 is chosen, then ZW ZP को 98, then ZP 64 होना चाहिए, ZW 134 होना चाहिए। Since this number is large, use ZW ZP 190। अगर हम इसकी बजाय हम
पहली रो का 99 लेसन, तो यूजिंग फुट नोट ऑफ टेबल 18.1, ठीक है, 99 लें तो क्या जेड पी क्या हो जाएगा 64, 99 डिवाइड 190 32 और जेड डब्ल्यू 134 इंटू 167, तो आपको जेड डब्ल्यू जेड पी 99 मिल जाएगा. However, if ZW ZP 99 is assumed and since ZW ZP equal to 2, then 3 ZP 99 ZW 60 और ZP 33 और 66 का भी कम्बिनेशन ले सकते हैं. यहाँ तो 32 और 67 का लिया है, या 33 66 का लेंगे तो एग्जैक्ट 2 वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा. लेकिन 2 की बजाय अगर 32 और 67 का भी नीचे लेंगे तो वेलोसिटी 2.0 समथिंग मिलेगा. उसके जैसे में the number of teeth on pinion as 32 in first and 30 in second are accepted, दोनों accepted. Apparently the tabulated values of table 18.14 do not offer any advantage but modify the value of I from 2 to 2.094, a change of 4.7%. In fact, for one stage gear reducer, table 18.4 may not be used of much use. अब दूसरे एग्जाम्पल से आपको बहुत पता लगेगा. एग्जाम्पल 18.2, a gear reducer has to have I equal to overall I direction 10 चाहिए. It is possible to have either a one stage or two stage gear drive. क्योंकि 10 जो है दोनों में आता है, 1 स्टेज में भी रिड्यूस कर सकते हैं, 2 स्टेज में भी रिड्यूस कर सकते हैं. तो दोनों में देखिए क्या क्या ऑप्शन है. फाइंड फ्रॉम टेबल एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर इन ईच केस. फ्रॉम टेबल 18.14 इट इज पॉसिबल टू हैव ए 1 स्टेज और ए 2 स्टेज रिड्यूसर फॉर I इक्वल टू 10. ठीक है, 1 स्टेज अगर यूज करते हैं और ZW पर ZP इक्वल टू 198 लेते हैं, समीकरण 198 लेते हैं, तो I इक्वल टू ZW और ZP 10 लेते हैं, तो 10 ZP तो ZP इक्वल टू 198, तो ZP इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 11, 18 हो गया और ZW 188 हो गया. दोनों का समीकरण 198. सिमिलरली smaller value of ZW ZP is not possible since number of teeth less than 18 will cause interference. 18 से कम तो ले ही नहीं सकते हम टूथ नंबर ऑफ टीथ, 18 से कम तो ले ही नहीं सकते 18 मिलियन नंबर ऑफ टीथ, तो मिनिमम 18 लेते हैं, तो इसमें 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180, दोनों का समीकरण 198 हमारी टेबल भी एक्सेप्ट हो रही है. तो फ्रॉम टेबल 18.4 द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड. अब अगर 2 स्टेज लेते हैं फॉर I इक्वल टू 10, इट में भी अज्यूम, यानी हम आर्बिट्रेरी हम वैल्यू ले रहे हैं. I1 अगर मैं 2 ले लूं तो I2 आपका 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10. ये टेबल से वैल्यू नहीं आर्बिट्रेरी में रहेगी. पहली स्टेज में 2 टाइम रिड्यूस करना चाहता हूँ, सेकेंड स्टेज में 5 टाइम ठीक. तो अगर I1 2 लिया, I2 5 लिया, 5 दूनी 10, ओवरऑल 10 होगी. तो और 1 स्टेज में यानी फर्स्ट स्टेज में जो होगा और ZW पर ZP इक्वल टू 99 लेते हैं और ये I1 2 लेते हैं, तो ZP 33 आएंगे, ZW 66 आएंगे. देखो 33 दूनी 66, ठीक है. सेकेंड स्टेज में लेते हैं फॉर ZW ZP 198, ये 5 है. ZW और ZP इक्वल टू 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ZP तो ZW 198 और ZP इक्वल टू 198 अपॉन 6 33, ZW 165. ओके, अगर 198 का आधा मीन्स 99 लेते हैं, ये 33 का आधा कितना हो जाएगा 17.5, 18 तो कम रह जाएगा. इसलिए हम 16 में 18 से कम है ना, इसलिए हम 99 की बजाय 198 लेना पड़ा है सेकंड स्टेज. ओके, तो फर्स्ट स्टेज में समीकरण 99 हो गया जिसमें ZP 33 और ZW 67. सेकंड स्टेज में
198 हो गया और आई ये 198 हो गया, तो ये 33 और 165 का कॉम्बिनेशन हो गया, समीकरण 198। ओके, अभी हमने ये टेबल यूज नहीं की थी, हमने आई को अपने आप तोड़ा था I1 2 में, I2 5, पर आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ टीस अगर देखें तो पहली स्टेज में 99 थे, दूसरी स्टेज में 198 है, दोनों का समीकरण देखें 9 8 17 9, दोनों का समीकरण कुछ ज्यादा हमें नंबर टीस काटने पड़ेगा, जो भी है। अब हम जरा टेबल का इस्तेमाल कीजिए, जो टेबल क्यों दी है, ये वजह क्या है। Using table for two stage reducer, the nearest value from table is 10.2 is equal to 10.2। देखो 10 चाहिए हमें, 10 की नियर बाई वैल्यू कौन सी है, ये देखो, ये नहीं, ये टू स्टेज के लिए, टू स्टेज ये रिड्यूस करना है ना, ये वाली जो टेबल है, ओवरऑल आई है, आई 8.229 9.24 10.35 1 इक्वल टू 2.3। चेक करो, निकालो जरा वैल्यू। हेलो हेलो, Yes, sir. 30 और 69 आती हैं। अरे ZP प्लस ZW इक्वल टू 99 और ZW इक्वल टू 2.3 ZP, तो 2.3 ZP इक्वल टू 99। 99 को 2.3 डिवाइड करो, देखो ZP और ZW की वैल्यू कैलकुलेट करो। हेलो, I1 means ZP, नहीं sorry, I1 means ZW upon ZP means this ratio equal to number of teeth on wheel ZW upon ZV, ZP should equal 2.3, इक्वेशन 1, और दूसरा ZW ZP should equal 99। इन दो इक्वेशन में ZW ZP निकाले, क्या 30 और 69 आता है आखिर? Yes, sir, नहीं आ रहा है। यही आ रहे हैं ना?
सर 99 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो एक तो 30 आएगा, ये आ गया तो जेड भी 30 आएगा, फिर उसमें से 99 में से माइनस कर लेंगे फिर। ठीक है। अब सेकेंड स्टेज के लिए I2 कितना था आपका, दैट इज अगेन ZW upon ZP इक्वल टू I2 इक्वल टू 4.5 था, 4.5 है ना? 4.5 सर। हाँ, उसके लिहाज से निकालो ZP और ZW कितना आता है अगर हम 99 सम लेते हैं। यानी सेकेंड स्टेज के लिए I2 इक्वल टू 4.5। सर ठीक है, 18 और सर 81 आ रहा है। हाँ, ZP इक्वल टू 18 और ZW इक्वल टू 81। तो किसी भी गियर पिनियन में 18 से 30 कम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यहाँ भी आपका जो समीकरण है 99 अगर पहले स्टेज में, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ दोनों स्टेज की अगर हम चारों गियर में देखें कितना 99 प्लस 99 198 हुआ, ठीक है ना। अगर आपने टेबल यूज की, उसमें नंबर ऑफ टीथ आपने फर्स्ट से सेकंड स्टेज में निकाले, तो पहली स्टेज में भी समीकरण 99 है, सेकंड में 99, दोनों को ओवरऑल टीथ का जो आपको बनाने हैं चारों गियर पर 99 प्लस 99 198 बनाने हैं। जब कि पहले केस में जब आपने आर्बिट्रेरी I इक्वल टू 2 and 5 लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने से, यहाँ 99 से और दूसरे स्टेज में 190, दोनों का समीकरण बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। यानी आर्बिट्रेरी I1 I2 की वैल्यू लेने से पर क्या नंबर ऑफ टीथ ज्यादा काटने पड़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी देखा जाए तो 99 टीथ ज्यादा काटने पड़ेंगे, जो बहुत कॉस्टली अफेयर है। बस कंप्रोमाइज करना है क्या कि यहाँ तो आपने एग्जैक्ट 10 वेलोसिटी मिला, 10 की बजाय 10.35 ले लो, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब कंपेयर द रिजल्ट। इफ ओनली वन स्टेज इज यूज्ड, द साइज ऑफ द पिनियन एंड गियर विल डिफर लार्जली। दोनों पिनियन और गियर के साइज बहुत चेंज हो जाते हैं इन द रेशियो ऑफ 10। दिस टेक्स डिजाइन ऑफ केसिंग डिफिकल्ट। जब गियर के साइज में बहुत फर्क होता है तो केसिंग की डिजाइन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीथ टू बी कट इज 198। इफ टू स्टेज आर assume that I1 2 and I2 5, then total number of teeth to be cut are 297, यानी 198 plus 99, 297 teeth कट करने पड़ेंगे। If two stages are used, then I1 2.3 I2 4.8 टेबल यूज करें, तब दोनों स्टेज का समीकरण आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ टू बी कट 190। तो बताइए क्या आपका बढ़िया है, सिमुलेशन क्या है। While I has changed from 10 to 10.5, change of 3.5%, जो which is acceptable. If this change is permissible, then apparently the values obtained by table are advantageous between number of teeth to be cut on 98 much less than 297. ठीक है जी, okay. Other elements that need to be designed in a gear reducer are shafts है, coupling है, keys है, casing है, and bearing का selection है। अब डिजाइन ऑफ गियर रिड्यूसर केसिंग, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, स्टैंडर्ड रिलेशन है, इनको आप अपने आप देख लीजिए। भाई ओवरऑल साइज कैसे पता लग जाएगा, भाई ये एक गियर का सेट आ गया, दूसरा आ गया, यहाँ 10 mm का गैप रख लीजिए, गियर की विड्थ आ जाएगी, फिर ये 10 mm का गैप रख लीजिए, फिर गैप आ जाएगा, इधर ये गैप आ जाएगा, इधर गैप आ जाएगा, तो ओवरऑल विड्थ केसिंग और ओवरऑल लेंथ मिल जाएगी।
उसके बाद में फ्रेंच की थिकनेस वगैरह वगैरह, मतलब ओवरऑल लेआउट तभी बनेगा जब नंबर ऑफ टीथ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल जाएगी। जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल गई है, गियर पर नंबर ऑफ टीथ आगे हैं, तो यहाँ कितना ट्रांसवर्स लोडिंग हो रही है, एफटी टेंजेंशियल लोड निकल जाएगा, रेडियल लोड निकल जाएगा हर शाफ्ट पर, और जहाँ इसकी लोकेशन है यहाँ लोड लगेंगे, तो इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। कितना टॉर्क ट्रांसमिट होता है, टॉर्क ट्रांसमिट का पता है, तो कंबाइंड टॉर्शन एंड बेंडिंग का केस होगा तो शेफ्ट का डायमीटर निकल सकता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। क्योंकि यहाँ टॉर्क कम है तो कम डायमीटर आएगा, यहाँ इंटरमीडिएट कुछ ज्यादा है थोड़ा सा बड़ा आएगा, और लास्ट आउटपुट पे सबसे ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं आप, क्योंकि स्पीड एकदम रिड्यूस हो गई है, तो इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा। आपके पास जब नंबर ऑफ टीथ निकल आए तो फिर दूसरी स्टेज आती है, नंबर ऑफ टीथ की वजह से आप मॉड्यूल निकालें, और मॉड्यूल निकालें तो गियर के, पिनियन के गियर के साइज मिल जाएंगे, मीन पीसीडी मिल जाएगा। जब पीसीडी मिल जाएगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगी, वो अलग साइज मिल जाएंगे, शैफ्ट का डायमीटर निकल जाएगा। जब आपको नंबर ऑफ टीथ पता है, टॉर्क ट्रांसमिट पता है, तो shaft is subject to the combined bending and torsional, you can find the torque. रेडियल लोड, टेंजेंशियल लोड, रेडियल लोड का पता है तो इन बियरिंग का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं आप। एक बियरिंग यहाँ है, एक बियरिंग यहाँ है। इन बियरिंग सिलेक्शन के लिए रेडियल लोड चाहिए। रेडियल लोड तब निकलेगा जब आप यहाँ इन गियर पर कितने टेंजेंशियल और रेडियल लोड आ रहे हैं। ओके, शेफ्ट डिजाइन हो गई। शेफ्ट डिजाइन के बाद यानी सबसे पहले दारोमदार है नंबर ऑफ टीथ निकाले। नंबर ऑफ टीथ निकल जाए तो फिर मॉड्यूल निकाले, मॉड्यूल निकल जाएगा तो सारे लोड एफटी वगैरह निकल जाएगा, एफटी एफ आर, फिर टॉर्क निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, डिफरेंट लोकेशन पर कितना ट्रांसवर्स लोडिंग आ रही है। ये शेफ्ट दो जगह लोड होगी ट्रांसफर, ये शेफ्ट एक जगह लोड होगी, ये शेफ्ट एक जगह लोड होगी। इसके से कितना बेंडिंग मोमेंट आया वो निकाले, बेंडिंग मोमेंट का पता लग जाएगा, और फिर टॉर्क कितना ट्रांसफर पता लग जाएगा। देन यू कैन फाइंड द डायमीटर। डायमीटर पता है तो बियरिंग का सिलेक्शन भी निकाल सकते हैं आप। जो रेडियल लोड पता है, डायमीटर पता है, बियरिंग का सिलेक्शन हो जाएगा। बियरिंग का सिलेक्शन पता लग गया तो उसके बाद में बियरिंग को माउंट करने के लिए बियरिंग की केसिंग होती है, कवर होता है वगैरह वगैरह, सब मिल जाएगा। और ये गियर रिड्यूसर की ओवरऑल केसिंग का डिजाइन के स्टेप्स नीचे दिए हुए हैं। ये रहा केसिंग, इसके सब साइजेस है, सब इंपेरिकल को याद कर लीजिए। उसके बाद है लुब्रिकेशन है। ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, ये आपने आप पढ़ लें। जैसे है ना, आपने हॉरिजॉन्टल आपने अरेंजमेंट कर दिया, ये इतना सा छोटा गियर है, ये बड़ा गियर है, और लुब्रिकेशन आपने यहाँ भर दिया। तो देखो इस गियर से ये डिप हुआ तो इसने ऑयल यहाँ से ले लिया और इसने इस गियर को, इससे अटैच गियर है, लुब्रिकेट कर दिया। लेकिन ये जो गियर है दूसरा, ये इसमें डिप नहीं हुआ। इस दूसरे गियर में जो इसको ड्राइव दे रहा है, इन दोनों में ये सूखे रहेंगे, इनमें लुब्रिकेशन नहीं होगा। ये है हॉरिजॉन्टल, एक ही लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में केसिंग का सेंटर लाइन लें, सारे शेफ्ट की सेंटर लाइन लें। तो गियर रिड्यूसर इन विच ओनली व्हील इन द सेकेंडरी स्टेज लुब्रिकेट। इसको क्या करें, आप न्यू सेंटर लाइन तिरछी कर दें, जैसा कि यहाँ देखा है ये वाली। अब आप देखेंगे ये गियर डिप हो गया, ये गियर डिप हो गया, ये गियर डिप हो गया, इसने इसको लुब्रिकेशन दे दिया। ये गियर डिप हो गया, इसने इसको लुब्रिकेशन, सारे के सारे गियर लुब्रिकेट हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गियर रिड्यूसर की केसिंग है वो इंक्लाइन बनी हुई होती है। ये है लुब्रिकेशन पर। ये और डिफरेंट टेक्निक है, आप इनको स्टडी कर लें। बाकी मैंने मटेरियल आपको शेयर किया है, यू कैन डू योरसेल्फ। हेलो हेलो, यस सर। मेरी तरफ से ये ओवर है, ये यूनिट ओवर है।
इसमें एक थोड़ा सा पार्ट हीट डेसिपेशन का रह गया है, या उसका क्या नाम, क्या कहते हैं, इफिशिएंसी का, N1 N2 N3, वो प्रोफेसर मुबीन की बुक को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा अगर जरूरत हो। ठीक है, मे आई लीव नाउ? हाँ भाई, अब आप अपनी तैयारी शुरू करें। मेरी तरफ से ये सिलेबस ओवर है सिलेबस। ठीक है, मेरे साथ जो आज नोट्स दिए हैं, ये इससे आगे भी कुछ होगा शायद। इफिशिएंसी का भी कुछ कंसेप्ट है, नहीं है? हेलो, मैं देख के बताता हूँ, मेरे पास वो दूसरी है। देखता हूँ। जी शेख साहब, जी सर, मैंने करा दिया है सर, आपने देखा? इससे भी और कुछ चाहिए ज्यादा? ठीक है, और क्या हो गया है बस सब हमारे तरफ से इतना सफिशिएंट है, ये लोग कर लेंगे। हाँ, और मटेरियल इनके पास है। जी जी, ठीक है, तो मैं आई लीव नाउ। अब आप इनको बुला लीजिए, अपना इंटरव्यू लें, कुछ भी लें, मुझे भी अपना कुछ काम करना है। ठीक है, आप निकल जाइए जो है। ओके ओके सर, आप इनसे बात कर लें। आई एम लीविंग। ठीक है, आप वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग जो है रिपोर्ट्स, ये डिजाइन प्रैक्टिस की फाइल की जो रिपोर्ट आपसे बनाने के लिए कहा है हमने, वो बना के जमा कर दी है आप लोग। ठीक है, अगर 8 तारीख पहले से बात हो गई तो 8 को जमा करेंगे और फिर 9-10 में प्रेजेंटेशन हो जाएगी, वाइवा हो जाएगा इसका। और आपके कोर्स के एस्पेक्ट से सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। गियर ड्राइव, ये जो लास्ट यूनिट है गियर ड्राइव की, बस इतनी ही रहेगी जो उस दिन हमने डिस्कस किया था और जो आज आसिफ मोहम्मद साहब ने डिस्कस किया है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स क्लास में कवर कराए गए हैं उन टॉपिक्स को सबको कवर कर लिए। सिलेबस आपके सामने है, भंडारी की बुक है, पिछले सालों के पेपर्स देख लीजिएगा। तो वही एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा जैसे पहले पेपर्स रहे हैं, या जिस तरह के क्वेश्चन सेशनल वगैरह में हम लोग पूछ रहे हैं। हमारे पास आप लोगों की एक रोल लिस्ट है। हम आपके सेशनल नंबर और रोल नंबर सब ये नंबर वगैरह उससे पहले ही फाइनल करके आपको अपलोड कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स को लगे कि कोई प्रॉब्लम है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो सेशनल जो वाइवा होगा वो फाइनल होगा, उसी के अंदर ज़रूरत होगी। तो इस सेशनल का जो कंपनी वाइवा होगा उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। ललित अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ सर, ले लिए सर। और जितनी अटेंडेंस पुरानी ललित है सारी हमारे पास भेज दीजिए। कासिम, अगर आपके पास भी कुछ अटेंडेंस है तो वो भी भेज दीजिए। तो हम अटेंडेंस कंपाइल करेंगे अब जो है। सर मेरे पास नहीं है, बस यही आज की थी, लिया था सर, अब ललित भाई ने भी ले लिया। ठीक है, अच्छा। तो ललित जितनी भी अटेंडेंस आपके पास हो, पुरानी नहीं, सब भेज दीजिएगा आप मेल पे हमको। ठीक है, ठीक है सर। अब आप लोगों का वाइवा वगैरह जो होगा वही है, 9-10 में फिर इंटरेक्शन हम लोगों का होगा। बीच में अगर कोई जरूरत होगी तो कॉल कर लीजिएगा आप। अदरवाइज सेशनल कब है? 20 तारीख को है ना? तो 20 बस सेशनल टाइमिंग सेशनल की कुछ है उसके अंदर करीबी साहब ने अनाउंस किए हैं। 7:15 से 8:15 तक। तो बस वही 7:15 से 8:15 के टाइमिंग्स रहेंगे।
और कोई चीज होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम कम्युनिकेट कर देंगे आप लोगों को। ठीक है सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। थैंक यू।